Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the value of maximum possible amplitude in the case of force oscillation when driving frequency is close to natural frequency is option 1 f naught upon m bracket omega square minus omega square omega d square. Option 2 given है f naught upon omega db. Option 3 given है f naught upon m omega square. Option 4 none. So इस question में we need to understand about the concept of force oscillation. So हमें force oscillation समझने के लिए we need to understand about the damp oscillation. So damp oscillation की जब हम बात करेंगे so we can see कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम. Let's suppose in air or in an medium where there is no resistance offered, we can say कि we have a spring block system which is oscillating between the frequency plus a and minus a. ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इस ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का. इट कैन बी रिटन एज a sin ओमेगा t प्लस फाइव. इफ लेट्स से कि फाइव हम इग्नोर कर दें, दैट इज नो इनिशियल फेज इज देयर ओवर हियर. तो यहाँ पे इन दिस केस और द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें सो इट विल बी जस्ट अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ग्राफ वी आर गेटिंग विद टाइम. ठीक है ना, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इसका विद टाइम. सो दिस इज एन आइडियलिस्टिक केस, राइट. बट अगर हम इस सिस्टम को किसी ऐसे मीडियम में ले जाए जहाँ पे इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ रेजिस्टेंस टू द मोशन, सो वी कैन से लेट्स सपोज एट एनी इंस्टेंट इट इज मूविंग डाउन विद वेलोसिटी v. सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा bv इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, where b is the drag coefficient and bv together is known as the drag force. ठीक, तो अब इन दिस सिचुएशन जब इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लग रहा होगा तो वी कैन इमेजिन कि हर इंस्टेंट पे इसकी जो एम्पलीट्यूड हो रही होगी वो कम हो रही होगी. ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड जब कम होगी तो वी कैन ड्रॉ इट्स एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है हर इंस्टेंट पे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, एंड ये जो एम्पलीट्यूड का ग्राफ है इट इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियली इट इज बीन रिड्यूसिंग. सो a डैश कैन बी रिटन एज इनिशियली इट वाज a e रेज टू माइनस ऑफ bt बाय 2m. ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सिस्टम है फोर्स ऑसिलेशन का. अब इफ यू विश टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस जो कि लॉस हो रहा है, जिस रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो रहा है इसके अंदर एम्पलीट्यूड के अंदर, तो वी हैव टू ब्रिंग सम एक्सटर्नल फोर्स इनटू कंसिडरेशन ताकि वो इस एक्सटर्नल ये जो बीवी वाला फैक्टर इसको रिड्यूस कर सके, राइट. सो इसको जो अगर हम समराइज करें तो इन द फर्स्ट केस, वेरी फर्स्ट केस जब अनडैम्प्ड चीजें थी तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स वाज जस्ट f इक्वल्स टू माइनस के एक्स. दिस वाज वेरी अनडैम्प्ड कंडीशन, अनडैम्प्ड सिचुएशन, राइट. इसके बाद हमने इसको एक मीडियम में ले गया तो वहां पे माइनस बी भी एक्ट होने लगा. माइनस क्यों, बिकॉज ये कम कर रहा है इसके मोशन को. ठीक है ना, अगेंस्ट में एक्ट हो रहा है फोर्स ये. तो ये है डैम्प्ड की कंडीशन. इसके बाद आती है फोर्स की कंडीशन. तो फोर्स के लिए हम लिखते हैं माइनस के एक्स माइनस बी वी. अब इसके साथ हम एक एडिशनल फैक्टर या एडिशनल सोर्स डालते हैं एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी. इस तरीके से ये एक एडिशनल फोर्स हमने अप्लाई कर दी. अब यहाँ पे हमने फैक्टर लिया है कॉस का. अब यहाँ पे पहले लिख देते हैं दिस इज द केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन. तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है कॉस का, ये हमने इस वजह से लिया. डिस्प्लेसमेंट को हम देख सकते हैं इट इज द फंक्शन ऑफ साइन. सो वेलोसिटी किसका फंक्शन हो जाएगा, कॉस का फंक्शन हो जाएगा. ठीक है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉस का टर्म लिया ताकि वो बीवी वाले फैक्टर को ओवरकम कर सके. ठीक, अब अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखें, इस ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है इसका अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखें सो इट कैन बी रिटन एज एम डी स्क्वायर एक्स. ऑल्दो वी नीड टू राइट, अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिखें तो अलॉन्ग वर्टिकल हो रहा है मोशन, तो वी कैन राइट वाई ओवर हियर. और यहाँ पे सब जहां जहां हमने एक्स लिखा है सब जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं. सो दैट इज नॉट एन इशू. तो दिस विल बी द केस, राइट. तो वी कैन सी फ्रॉम हियर डी टी स्क्वायर दैट इज द एक्सेलरेशन है प्लस के वाई प्लस बी वी विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी. अब यहाँ पे अगर हम m से थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर दे सो वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है. v को डी वाई बाई डी टी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी है. और ये b बाय एम है. b बाय एम को एक नया नाम दे देते हैं हम लैम्डा. ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा एफ नॉट अपॉन एम कॉस ओमेगा डी टी. ठीक, अब ये ध्यान से अगर हम देखें तो इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलता है दैट इज ऑफ द टाइप एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव. ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. एम्पलीट्यूड का इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. दैट इज मैथमेटिकली ऑन सॉल्विंग वी हैव द रिजल्ट दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट. सो जस्ट हमें रिजल्ट यहाँ पे याद रखना है.
ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा डी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर। अब लैम्डा जैसे हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया था, लैम्डा लैम्डा वाज अवर बी बाय एम, तो यहाँ पे ये चीज हमें जस्ट याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो चीज हमें मिली यहाँ पे प्लस नहीं है जैसे इट इज द केस, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा डी इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, तो ये दोनों ही फैक्टर कैंसिल आउट कर जाएंगे। और अगर ये कैंसिल आउट कर गए तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लेट्स से इसको हम ए डैश मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हो गया। सो ये हो जाएगा एफ नॉट बाय एम डिवाइडेड बाय, अंदर जो टर्म बचेगा वो बचेगा ओमेगा डी लैम्डा, ऐसे बाहर आ जाएंगे। अब लैम्डा हमारा था क्या, बी बाय एम था, तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एम एम तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू ओमेगा डी, ठीक है। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड वी आर गेटिंग, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।